सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवनीत भंडारी और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज फिर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपको इस पर क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 100% है। तो आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। और टॉपिक का नाम आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बहुत ही बारीकी से समझेंगे ताकि आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। राइट। तो बच्चों, आपको ये बात पता होगी कि जनरली हर कंडक्टर के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो मैंने एक कंडक्टर बनाया जिसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट अभी क्योंकि मैंने किसी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं दी या किसी तरह का कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं किया या बैटरी कनेक्ट नहीं करी, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो रेंडमली मूव करेंगे। और ऐसा अगर मैं बात करूं उनकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ये बात बिल्कुल सही है, बट दे डू नॉट मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। But they do not move in specific डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री बट दे डू नॉट मूव इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो करंट है बच्चों, करंट कितना मिलेगा मुझे, जीरो। देर विल बी नो करंट इफ देर इज नो बैटरी कनेक्टेड और देर इज नो वोल्टेज। राइट। अभी मैं बोल सकता हूं कि इनके पास जो स्पीड है उसको हम बोल सकते हैं थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी बोल दूं मैं इसको अगर। तो इनके पास थर्मल वेलोसिटी है, रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन तो इनका ज्यादा रैपिड हो जाएगा, बट वो मोशन किसी काम का नहीं है। ओके। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है बच्चों, अगर सेम कंडक्टर, फिर से मैंने सेम कंडक्टर लिया, अगर हम सेम कंडक्टर ले कुछ ऐसे, और इस बार हम इधर के एंड को कर देते हैं बच्चों पॉजिटिव और इधर के एंड को कर देते हैं नेगेटिव। राइट। तो मैं बीच में जस्ट अ रेफरेंस यहां पर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना लेता हूं ऐसे, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके। तो अब ऐसा देखने को मिलेगा कि जनरली किसी कंडक्टर की जो नंबर डेंसिटी है बच्चों, वो 10⁻⁴ 29 पर मीटर क्यूब होती है। मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक कंडक्टर में। ओके। तो अब ये देखने को मिलेगा कि यहां पर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों, राइट, वो सडनली ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, और ड्रिफ्ट करते करते वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे। राइट। जब वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ए एंड से बी एंड की तरफ मूव करे, जिसकी वजह से जो करंट है वो अब एक्चुअल में देखने को मिल रहा है। और यहां इस केस में बोलूंगा कि करंट क्या है, वो नॉन जीरो है। और जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is known as ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जब इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हुए और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। मैं ड्रिफ्ट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के अब मोशन की जो, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो घटकर 10⁻⁻² से 10⁻⁻1 मीटर पर सेकंड तक रह जाएंगी। बेशक इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मूव कर रहा है, बट क्योंकि आप ये देख रहे हो ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ स्लो भी मूव करेंगे तब भी आपको करंट कंसीडरेबल अमाउंट में देखने को मिल सकता है। बेशक बेशक से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी क्यों ना हो, बट जब ये नंबर ऐड हो जाएगा, ये जब नंबर इतना सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करेंगे तो आपको कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिल सकता है। राइट। सो दिस इज द लॉजिक, लाइक कि अगर वोल्टेज नहीं सप्लाई कर रहे तब क्या है इलेक्ट्रॉन्स के, तो वोल्टेज सप्लाई करोगे तो एक रेंडमनेस खत्म हो जाएगी और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चार्ज मूव करने लग जाएगा। ओके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि u एवरेज मींस इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू un
n इलेक्ट्रॉन्स है डिवाइड बाय n, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है तो मैंने बस मीन लिया इनका, जो कि किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर। एवरेज वेलोसिटी इनिशियली व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है। ओके, बट इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये बात भी समझने की है बच्चों, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ओके, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पर एक्सेलरेट करेगा बच्चों, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई वेक्टर अगर आई कैप में है तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन कहां पर होनी चाहिए बच्चों, माइनस आई कैप में। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सेलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ऐसा हो गया, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो कहीं ना कहीं वो मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब वो मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको एक्सेलरेट करेगा। और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू ई वेक्टर, जो कि किसके बराबर होगा, एम ए वेक्टर की। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो वो होगा ई ई वेक्टर, जो कि किसके बराबर होगा, एम ए वेक्टर के। बट मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस वर्ड लगाना पड़ेगा। माइनस का मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है इन वेक्टर फॉर्म, वो माइनस ई ई वेक्टर डिवाइड बाय एम के बराबर है। मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो ए विल बी इक्वल्स टू ई ई बाय एम। तो ये मैंने एक्सेलरेशन डिफाइन कर ली, सभी इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन यही होगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम है, तो इसलिए कोई एक्सेलरेशन में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ओके, अगर मैं अब वी एवरेज की बात करता हूं, पहले तो यू एवरेज बोला मैंने, अब मैं बात करता हूं फाइनल एवरेज वेलोसिटी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इसको लिख सकता हूं मैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू vn डिवाइड बाय n। और इसी को हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 प्लस u3 प्लस at3 अप टू un प्लस atn डिवाइड बाय सबके n। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, u1, इसको मैं सेपरेट करके ऐसा भी लिख सकता हूं, प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइड बाय n। और एक्सेलरेशन कॉमन लेकर मैं ये भी लिख सकता हूं t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn डिवाइड बाय n। अब नोटिस करने वाली बात ये है बच्चों कि ये u1 प्लस u2 ये तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि 0 के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फैक्टर को इक्वेट कर सकते हो 0 से, मतलब ये 0 बन गया, प्लस एक्सेलरेशन, और जो ये टाइम, एवरेज टाइम है, इसको आप लिख दोगे टाउ, राइट, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलेंगे। तो जो वी एवरेज है बच्चों, वो ए टाउ के बराबर आ गया। जहां पर अभी आपने एक्सेलरेशन भी डिफाइन करी, वो किसके बराबर है, ई ई बाय एम के बराबर। तो मैं वी एवरेज को क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं ई ई बाय एम इंटू टाउ। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ई ई टाउ बाय एम। जहां पर मैं चाहूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कन्वर्ट कर सकता हूं। यू नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो ई टाउ यहां पर आ जाएगा एम। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर आ गए यहाँ पर। तो यानी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे, इफ यू विल इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, देयर विल बी इंक्रीज इन ड्रिफ्ट स्पीड एज वेल। ओके, अब जो ये टाउ है बच्चों, इस टाउ का भी मतलब एक सिग्निफिकेंस है। इस टाउ को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो बार बार कोलाइड करता है आसपास के आयंस के साथ, अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर जब जो रिपल्शन मिल रही है उसको, राइट, तो रिपल्शन या फिर हम बोल सकते हैं कोलिजन मिल रहा है। यहाँ पर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है t1, यहाँ पर है t2, यहाँ पर है t3। तो हमने क्या किया, एक एवरेज टाइम इंटरवल फाइंड आउट किया कि भाई इतने टाइम के बाद तो इलेक्ट्रॉन को कोलिजन मिल ही रहा है, राइट। और फिर हमने डिफाइन करा कि भाई हाँ, इन सब का अगर मैं मीन लूं
तो वो क्या होगा, टाउ के बराबर होगा। यानी कि अगर टाउ का वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंटली कोलाइड कर रहा है। टाउ का वैल्यू कम मतलब हर इतने सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो ही रहा है। ओके, तो जितना जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा, जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड देखने को मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन उतना स्मूथली मूव करेगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि इलेक्ट्रॉन कम से कम कोलाइड करे, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम से कम कोलाइड करेगा तो उसका पाथ थोड़ा सा क्या होगा, स्मूथ होगा, राइट। और अगर पाथ स्मूथ है तो हमको ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड देखने को मिलेगी। यहां पर एक छोटा सा फैक्टर ये है कि भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर को अगर मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इंक्रीज कर देता हूं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोलाइड कर रहा है और उसका पाथ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच तो रहा है, बट कैसे पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा कोलाइड करके। अगर मैं थोड़ा सा लो टेम्परेचर की बात करता हूँ, लो टेम्परेचर पर यही पाथ आपको शायद ऐसा देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन है बट यही पाथ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इन दोनों पाथ में नंबर ऑफ कोलिजन्स का बहुत फर्क है। यहाँ पर जो टाउ का वैल्यू है वो बहुत कम है और यहाँ पर टाउ का वैल्यू बहुत ज्यादा है। यानी कि इस केस में ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या मिलेगी बच्चों, ज्यादा मिलेगी, और इस केस में ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या मिलेगी बच्चों, कम मिलेगी। इसलिए जनरली ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी है वो किसी भी कंडक्टर की घट जाती है और रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में समझाने की कोशिश करी कि ड्रिफ्ट स्पीड का क्या सिग्निफिकेंस है, बट ये टॉपिक बहुत बड़ा है, राइट। इसमें जितनी मर्जी हम बात कर सकते हैं आगे तक। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड और करंट में। ओके, तो अब तो बच्चों अब हम बात करेंगे इसके साथ ही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या कनेक्शन है। ओके, तो इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कंडक्टर बना लेंगे कुछ ऐसे, राइट। और कंडक्टर के बीच में यहाँ पर कहीं एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बना लेते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने इस कंडक्टर को दोनों तरफ से बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। या तो आप ऐसा बना सकते हो, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, की को क्लोज दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब इससे क्या होने वाला है बच्चों कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करेंगे, राइट। और ड्रिफ्ट करेंगे तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस तरह से क्रॉस भी करेंगे, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर ना, कुछ यहाँ पर हम चीजें लिख लेते हैं, जैसे कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है बच्चों वो एल है, इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से मूव कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट स्पीड है। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा कि यार जनरल फॉर्मूला ऑफ करंट क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली करंट। तो हमने लिख दिया इसको। तो करंट का मतलब क्या हो गया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टी, ठीक है। चलो इसको मैं बोल देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहां से ना एक चीज डिफाइन करते हैं हम कि भाई नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है। नंबर डेंसिटी को हम रेफर करते हैं स्मॉल एन से। ओके, नंबर डेंसिटी का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो n को मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय एरिया इनटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बच्चों, NaL, ये आएंगे। ओके, तो यानी कि करंट को मैं अब क्या लिख सकता हूं बच्चों, अगर ध्यान से देखो करंट को मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पर n था ना, Ne डिवाइड बाय t था, तो इस n को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं NaL, फिर E है डिवाइड बाय t। अब इसके बाद आपको पता होगा कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड को हम सॉरी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम को हम लिख सकते हैं स्पीड। इसी कनेक्शन से मैं बोल सकता हूँ कि यार जो Vd है यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमने कवर करा, डिस्टेंस एक एंड से दूसरे एंड तक, और टाइम को t से रिप्रेजेंट करा। यहाँ से t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t को मैं लिख सकता हूँ लेंथ डिवाइड बाय Vd, और इस t को यहाँ पर पुट कर दो तो करंट क्या आ जाएगा, NaEL डिवाइड बाय L इंटू Vd, L से L उड़ा दिया। तो यहाँ पर अब करंट की बात करें तो करंट क्या आएगा, करंट क्या आएगा, VD ENA। सो बड़ा ही फेमस रिलेशन है बच्चों, VD ENA, मतलब जितना ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड होगा उतना ज्यादा करंट देखने को मिलेगा। ओके, और ड्रिफ्ट स्पीड अभी हमने बच्चों ड्राइव करा है टाउ E बाय M। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दे
टाओ ई बाय एम, और यहाँ पर पहले से क्या है ई एन ए, तो ये करंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, करंट विल बी टाओ ई स्क्वायर ई एन ए बाय एम। सो ये मेरा करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप सभी बच्चों को ये टिप्स पर होना चाहिए। इस रिलेशन के बेसिस पर एक बड़ा ही फेमस सवाल बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट प्रूफ ओम्स लॉ। तो अगर हम ओम्स लॉ को भी प्रूफ कर दे इससे, तो क्या ही बुराई है। आप सबको पता है कि ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या फिर हम ऐसा बोल देते हैं कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर एंड स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं उसको कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हम लिखते थे, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर हम वर्ड लगाते थे आर, आर शुड बी कांस्टेंट। आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए अगर आप ओम्स लॉ पढ़ रहे हो, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, ऐसा कुछ, मतलब ये फिजिकल कंडीशन जितनी भी है वो सारी की सारी कांस्टेंट है, राइट। तो यानी कि v बाय आई इक्वल्स टू आर, और आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो ये मुझे प्रूफ करना है, और ये मुझे प्रूफ कैसे करना है, मुझे ये ड्रिफ्ट स्पीड का यूज करके प्रूफ करना है। तो वो भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ऐसा लिखेंगे कि अभी हमने रिलेशन बनाया है कि आई किसके बराबर है बच्चों, वी डी ई एन ए। तो वीडी को अगर ओपन कर दें तो ये लिखा जा सकता है टाओ ई बाय एम, एक ई पहले से है, फिर एन और फिर ए। अगर इसको भी फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ओपन कर दे तो बन जाएगा टाओ ई स्क्वेयर एन ए बाय एम, और ई को लिख सकता हूं वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, किसके बराबर, आई के। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस आई को नीचे ले जाओ और बाकी सब कुछ इधर, तो ये बन जाएगा एम एल बाय ए एन टाओ ई स्क्वेयर, किसके बराबर, वी बाय आई के। अगर आप देखो तो मास कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तुम देखो तो सारी चीजें ही कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये जो भी मुझे राइट साइड लेफ्ट साइड पर मिल रहा है बच्चों, ये किसके बराबर है, ये कांस्टेंट के बराबर है। तो v बाय आई बाय डिफॉल्ट किसके बराबर प्रूव हो गया, कांस्टेंट के बराबर। और अगर तुम चाहो तो यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हो, क्योंकि v बाय आई तो वैसे r के बराबर होता है, तो v बाय आई वैसे होता है r के बराबर, बट हमने किसके बराबर भी प्रूफ करा है अभी, मिली आंटी एम एल, मिली आंटी ए एन टाओ ई स्क्वायर, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब देखे तो r को तुम ये भी लिख सकते हैं रो एल बाय ए, रजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया, और r किसके बराबर है, एम एल बाय ए एन टाओ ई स्क्वायर के। इससे ये पता लग रहा है कि बच्चों जो रजिस्टिविटी है डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, क्योंकि अगर l बाय ए से l बाय ए उड़ा दोगे आप, तो रजिस्टिविटी किसके बराबर बचने वाली है, सिर्फ m बाय एन टाउ ई स्क्वेयर। सो रजिस्टिविटी भी डिफाइन की जा सकती है, ओम्स लॉ भी प्रूफ किया जा सकता है, कंडक्टिविटी भी डिफाइन की जा सकती है। कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा, जिसका मतलब है 1 बाय रजिस्टिविटी, तो एन टाउ ई स्क्वेयर बाय एम। सारा खेल ना नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम पर आकर रुक गया। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, नंबर डेंसिटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, राइट। देख पा रहे हैं हम कि कंडक्टिविटी का कनेक्शन कहीं ना कहीं क्या है, रिलैक्सेशन टाइम से। ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा जब टाउ ज्यादा, करंट ज्यादा जब टाउ ज्यादा। तो अल्टीमेटली घूम फिर कर बात इतनी सी है कि सर इलेक्ट्रॉन का मोशन बड़ा स्मूथ होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को बार बार कोलिजन सफर करना पड़ रहा है, तो ना तो उसका करंट ज्यादा होगा, ना उसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, ना उसकी कंडक्टिविटी बढ़िया होगी उस कंडक्टर की, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट स्पीड से जुड़े हुए थे। मैंने सभी यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, रिलेशन विद द करंट, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। एक और चीज भी है वैसे तो, वो भी हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की। जहां जहां पर ड्रिफ्ट स्पीड का यूज होगा मैं वो सभी चीजें आपको करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का मतलब क्या है, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ रेशो, बेसिकली रेशो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हुआ कि
मोबिलिटी को म्यू से डिफाइन करते हैं। मोबिलिटी का वैसे मतलब भी आपको पता होना चाहिए। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कितना इजी मोशन है। हम जब सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू होल्स। मतलब कोई चीज को मूव कराना आसान है, राइट। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ड्रिफ्ट स्पीड को ओपन कर दूं, इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली इसका फॉर्मूला है टाउ ई, ई बाय एम, और यहां से ई से डिवाइड कर दिया, तो मोबिलिटी क्या आ जाएगी, टाउ ई बाय एम के बराबर। तो घूम फिर कर बात वही आ गई कि मोबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के। अगर टाउ रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो मोबिलिटी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, स्मूथ होगा, राइट। अगर आप इसका वो लिखना चाहते हो एसआई यूनिट, तो ऐसा यूनिट भी लिखा जा सकता है। ड्रिफ्ट स्पीड के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। तो ये बन सकता है न्यूटन इनवर्स कूलम मीटर सेकंड इनवर्स। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय वोल्ट पर मीटर। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ इसकी यूनिट को, इट विल बी वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो इस पर डायमेंशन जनरली मुझे ऐसा, मेरी मेरी गट फीलिंग ये कहते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी या फिर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिए। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। क्योंकि हर साल एक डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है किसी ना किसी कोने से। तो आई होप आप इन चीजों को लेकर रेडी रहेंगे। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। आप नोट्स रेफर कर सकते हैं, नोट्स में से आप इसको रिलेट करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट तो पूरी चीज से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे बड़ी जल्द अगली वीडियो में। लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट में बताना कि आपको और कौन से कंसेप्ट की वीडियो को चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।